Welcome to CSR's IS Academy. I am K. Sharma, and today we'll be talking about a few of the important editorials which were there in the Hindu. ठीक है, तो आज जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा उनका नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनहांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये द हिंदू का आर्टिकल था जिस पे हम लोग डिटेल टॉक करेंगे। द सेकेंड इज अ ब्लर्ड मैपिंग ऑफ इंटरनल फीमेल माइग्रेशन। दिस इज ऑल्सो द हिंदूज टॉपिक एंड विल बी टॉकिंग इन डेप्थ अबाउट दिस। तीसरा है सर्चिंग फॉर अ शेप ऑफ बजट टू कम। ये भी हमारा द हिंदू का आर्टिकल है। ठीक है, इसके बारे में इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तृत रूप से मतलब इन डेप्थ जाकर वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन। और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आई एम प्रिटी श्योर कि आपको एक बहुत एनलाइटनिंग एडवांस मतलब एक अच्छा आपको उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा। So this is CSR's Academy. In case if you like my session, do subscribe our YouTube channel और ये है हमारा YouTube channel। ठीक है, if you want further updates in the same way, go for our Telegram channel. And one more thing, for personal mentorship, do contact on this number. It's a number of CSR's IS Academy, or you can have a personal mentorship in respect to various UPSC examinations, the various procedures in the UPSC CSE examination, उससे related कोई भी बात, आपको किस तरीके से शेड्यूलिंग करना है दिन का, किस तरीके से पढ़ना है, everything will be told in depth in this on this number, on this mentorship program. आप इस पे ज़रूर कॉल करें, हैव अ वर्ड। और जो बात करेंगे उनका नाम है चंद्रशेखर। ओके, चंद्रशेखर, ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस CSR's IS Academy। और बहुत अच्छे मतलब ही इज़ अ ग्रेट मेंटर सिंस आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। आई हैड बीन अ स्टूडेंट सो आई नो हिम मच बेटर। तो आप लोग डू कॉन्टैक्ट हिम। ओके, तो चलो विल टॉक नाउ। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। जो पहला है द हिंदू का जो आर्टिकल था उसका नाम था एनहांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वन सेकेंड, दिस इज द आर्टिकल नेम। जो सिलेबस के साथ ये जाता है वो है GS पेपर 3 विच टॉक्स चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, दिस इज द सिलेबस ऑफ GS 3। ओके, तो लेट्स टॉक कि पहले व्हाई इट वाज इन द न्यूज़। तो द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज 10-year रिव्यू हाईलाइट्स India's economic growth trajectory and forecasts a robust GDP expansion close to 7% in 2024-25. ठीक है, the editorial underscores the need for sustained effort and policy interventions to achieve the growth momentum। इसमें हम एनालाइज करेंगे किस तरीके से पॉलिसीज होनी चाहिए और क्या सस्टेन्ड एफर्ट्स होने चाहिए टू कंटिन्यू फॉर दिस ट्रेजेक्ट्री। ओके, तो यू कैन ऑल्सो सी हियर कि 2017 में से लेकर 2022 तक जो ग्रोथ का, ये तो कोविड का पीरियड है, आई एम सॉरी, ये तो कोविड का पीरियड है, बट यू कैन सी दी सस्टेन्ड वी हैव बीन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली हियर। ठीक है, आफ्टर दैट कोविड, उससे पहले भी था लेकिन उसका जो ट्रेजेक्ट्री गिरी है उसके बाद थोड़ा मतलब जो एफर्ट रहा है वो सही रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक, द रिव्यू एंटिसिपेट्स India's GDP to reach $5 trillion in 3 years. Or once we reach the $5 trillion thing, I think we will be the third largest economy, or maybe fourth, in 3 years, and potentially $7 trillion by 2030, positioning it as the world's third largest economy। ये ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक का एक एनालिसिस है। इट डिलिनेट्स 2 growth phases, pre-2014 characterized by structural constraints and post-2014 marked by transformative growth reforms under PM leadership। ये थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, बट उसके पहले यूपीए की सरकार थी, बाद में एनडीए की सरकार आ गई।
तो एक बेसिक आकलन है, लेकिन वी हैव टू फोकस ऑन द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, है ना. ओके, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो पहला तो है नेचुरल रिसोर्सेज. The quality and quantity of natural resources significantly impact a country's economic development trajectory. क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है. इकोनॉमिक ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं. तो फर्स्ट वन वाज नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाट इज द सेकंड. कैपिटल फॉर्मेशन, essential for economic growth. Capital accumulation forms the cornerstone of development efforts. ऐसे आपको 1 2 3 4, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, तो यू कैन ईजिली मैप दैट आउट एंड यू कैन ईजिली पुट दैट इन वर्ड्स. द थर्ड इज foreign capital. Early stage development often relies on foreign assistance, including aid and foreign direct, FDIs to fuel growth. The fourth is population growth. A growing population can contribute to economic output by expanding the labor force, provided there are opportunities for productive employment. The fifth is education and health. Investments in education and healthcare are pivotal for fostering economic development and human capital formation. The sixth is technological progress. Advancement in technology and the adoption of innovative production techniques drives substantial increase in per capita output and overall economic growth. So here we have listed 6 determinants which impact economic growth. ये आप ऐसे देख लो, ठीक है. तो कौन कौन से 6 मैंने अभी लिस्ट किए, तो दिमाग में एक ऐसे बना के चलना है. तो चैलेंजेस क्या है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में. तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं. इसके एग्जांपल क्या है. टार्डी डिसीजन मेकिंग. टार्डी डिसीजन मतलब इफ़ यू गो टू पास अ टेंडर, देर आर सो मेनी थिंग्स एज अ हिंड्रेंस. और ऐसे ही हर जगह है, सो मच ऑफ पेपर वर्क, हायरार्की. नॉट रिसेंट में ये सब चेंजेस हो रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ मच मोर प्रेवलेंट. द सेकेंड इज इल टारगेटेड सब्सिडीज. जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं मिल रहा है, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ मिल रहा है, एज लाइक रिजर्वेशन. द थर्ड इज लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर हैम्पर्ड प्री 2014 economic growth. The second is post 2014 reforms have rejuvenated the economy, fostering longer and stronger economic cycles and positioning India as the fastest growing G20. I don't think this is a challenge, ठीक है, but these are the challenges, ठीक है. ओके, देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. इकोनॉमिक ग्रोथ का हमने डिटर्मिनेंट्स बात कर लिया, हमने चैलेंजेस बात कर लिया. तो we'll also talk about the way forward. When you write an answer, suppose if you are writing an answer, तो how do we write it. पहले उस क्वेश्चन के डिमांड को अपन एक्सप्रेस करते हैं, दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द क्वेश्चन. एक अगर किसी चीज़ के बारे में है तो विल राइट इन ब्रीफ कि क्या है टॉपिक ऑल अबाउट. द सेकेंड इज इफ वी विल राइट अबाउट द प्रो or con of the topic, if it is like that, if it required such analysis. The third is we put somebody else's perspective, right. Once we are done with that, then we put a way forward. More or less तो आंसर तो ऐसे ही होता है ना. इफ़ यू सी व्हेन यू हैव टू राइट एन आंसर, एंड दिस इज हाउ द एडिटोरियल हैज़ बीन गिवन. तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जब भी बात आएगी तो दिस इज हाउ वी नीड टू पुट इट, कि पहले हमने मतलब द वे क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, बट दीज विल बी द क्रिस्प मटेरियल विच यू कैन यूज एज अ हैंडी थिंग. नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड हियर. Despite commendable growth projection, there is a need for wider private investment revival and broad-based consumption rebound. And that is so true because government has limited opportunities, right? वो limited job दे सकते हैं, limited. But once private comes up, because majority are private,
तो वो जब आते हैं तो वी कैन हैव दैट फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, देर विल बी फॉर्मल जॉब availability in the market and many more factors like that. Okay, the second is a shift towards an inclusive welfare approach is advocated to expand the middle class and reduce dependency on handouts, fostering meaningful and equitable growth. The third is policy reforms in education, healthcare, and compliance mechanism, particularly at the sub-national level, are imperative to accelerate growth. The fourth is addressing flaws in reforms like GST and revisiting blunt policy tools such as import licenses and price controls to enhance market predictability and openness. This is आपको ऐसे समझना है, ठीक है? This is the way forward. थोड़ा सा let's understand कि what is the manufacturing sector development, ठीक है? Context क्या है? तो the government efforts exemplified by the Padma Bhushan conferred to Foxconn's CEO underscore its commitment to bolstering the manufacturing sector. Obviously that's true. तो इन्होंने एक मैप, there is a map, you can understand it like that. Capital utilization in manufacturing sector in percentage. Okay, so this is Q2 fiscal year 20 69.1, fiscal year 22 63.33, and fiscal year Q2 fiscal year 22 is 72.0. तो इस तरीके से there is a capacity utilization in the manufacturing sector. किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैपेसिटी को यूटिलाइज किया गया है. तो लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग. तो सबसे पहले तो इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. इनएडिक्वेट, वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है, सफिशिएंट. The lack of technology-based infrastructure, including communication and transportation, hampers manufacturing competitiveness. The second is limited access to credit for MSMEs. The micro, small and medium-sized enterprises struggle with limited access to credit and face higher working capital costs compared to large industries. The third is skilled labor shortages. The manufacturing sector grapples with a shortage of trained and skilled labor, hindering its growth potential. So these are the major challenges which are happening in the manufacturing sector. The fourth is complex regulations and supply chain issues. ठीक है, complex regulations such as licensing, auditing requirements pose burdens for businesses, while poor supply chain management leads to inefficiencies in increased cost. The fifth point is competition and imports. India's manufacturing sector faces stiff competition from other countries, challenging domestic business ability to compete globally. Definitely true. Like we have so many good manufacturing car, right? Recently we saw कि ऑस्ट्रेलिया में उसे 0 रेटिंग दिया है एज अ सेफ्टी फीचर. तो things like this really don't work for us at majority places. So we need to put tap on that कि हमारा वो चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे जो imports हैं, एक्सपोर्ट्स हैं बेसिकली, उसको हम थोड़ा ज़्यादा करें, imports को थोड़ा कम करें. डिपेंडेंसी ऑन अदर्स शुड बी रिड्यूस्ड, है ना? ओके. Additionally, heavy reliance on foreign imports for various materials adds to the sector challenges. The infrastructure and electricity challenge. Telecom communication facilities are limited mainly to urban areas, and many state electricity boards struggle with financial losses and inadequate infrastructure, impacting manufacturing operations. आज भी हमारा लगभग 55 से 60% जो बिजली का उत्पाद है वो थर्मल पावर से, दैट इज़ कोल एंड ऑल दैट.
उससे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एंड वी इम्पोर्ट मेजॉरिटी ऑफ द कोल. सो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ जाता है, गवर्नमेंट एक्सचेकर पे एक बर्डन क्रिएट हो जाता है दैट यू हैव टू प्रोवाइड बिकॉज इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी. तो इफ़ वी आर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉन रिन्यूएबल दिस रिसोर्सेज का ज़्यादा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का आप ज़्यादा कंजम्पशन करो, आप दिस सोलर इलेक्ट्रिसिटी का, विच गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू, बट इट नीड्स टू बी पेस्ड अप. Now what are the initiatives for development of manufacturing sector? तो सबसे पहले तो PLI, Production Linked Incentive, incentive scheme to boost domestic manufacturing by providing financial reward based on incremental production specific sectors. दूसरा PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान. पहला कौन सा है? PLI स्कीम. दूसरा है गति शक्ति, infrastructure project aimed at enhancing multimodal connectivity across the country for efficient transportation of goods and people. Third, Bharatmala project, National Highway Development Initiative focused on constructing and upgrading road networks to improve connectivity and logistics efficiency. चौथा कौन सा है? Startup India program to promote entrepreneurship and facilitate the growth of startups by providing support, funding and simplifying regulations. The fifth is Make in India 2.0. ठीक है, renewed initiative to encourage domestic manufacturing and attract foreign investment through policy reforms and infrastructure development. The sixth is Atmanirbhar Bharat campaign, self-reliance campaign promotion, indigenous production, innovation and economic growth to reduce dependency on imports and boost domestic industries. So these are the initiatives for development of manufacturing sector. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. आंसर ऐसे ही लिखना है, डिफरेंस नहीं करना है, ऐसे ही पॉइंट्स में आंसर लिखना है ताकि पॉइंट्स में नंबर मिले, और एक एक नंबर तो यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलपमेंट में. तो इनोवेशन प्रमोशन, supporting research and development in manufacturing, fostering the adoption of new technologies and processes to drive innovation and productivity. Result, this could include funding R&D initiative. अगर आप GDP का रेशियो देखोगे फॉर दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर, इट इज़ टू लेस इन कंपेरिजन इंडियाज इन कंपेरिजन टू US, चाइना फॉर दैट मैटर. और implementing policies to facilitate technological adoption. दूसरा क्या है? export oriented manufacturing promotion, encouraging the growth of export oriented manufacturing to access new markets and enhance competitiveness. The result, this could involve supporting businesses in entering new markets or implementing policies incentivizing export oriented production. तीसरा क्या है? Infrastructure investment, enhancing infrastructure quality and availability, including roads, ports and power supply to attract investment and businesses. The result, this may require constructing new infrastructure or upgrading existing ones. चौथा, access to finance improvement, facilitating SMEs, small medium enterprises, to credit and financing to support their growth. What will be the result of it? This may entail policies encouraging financial institutions to lend to manufacturing MSCs or offering government-backed loan guarantees. The fifth is regulatory streamlining, simplifying regulations to reduce the burden on businesses and attract more investment. What is the result of it? This could involve simplifying licensing process, permits, compliance requirements. The sixth is skill development encouragement, expanding skill development opportunities to address the shortage of skilled labor in manufacturing. What is the result? This could include investing in vocational training programs or incentivizing business to provide employee training. So let's talk about the second topic for the day. The second topic is a blurred mapping of internal female migration. तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे
how internal migration is a crucial aspect of India's socio-economic dynamics, yet the focus often remains on male migrants, sidelining the experience of women. तो किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक इसका इम्पोर्टेंस है और कितना इम्पोर्टेंस है, बिकॉज वी एवरी टाइम वी hear it that male laborers are migrating and something male labor force is migrating, but this time they have taken up an issue and this is how we are going to proceed. We will be discussing in depth about the particular topic. ये किस जो सिलेबस जिससे ये अलाइन होता है दैट इज GS1, जिस पे इशूज रिलेटेड टू वुमेन एंड माइग्रेशन की बात की गई है. ठीक है. द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS estimates internal migration at 27% from जून 2020 से 2021 तक, highlighting its significance. मतलब 2020 से 21 तक कितना माइग्रेशन हुआ है? 27% ऑफ फीमेल लेबर फोर्स, इनका ये माइग्रेशन हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये किसका है सर्वे? PLFS का, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. This editorial delves into the challenges and complexities surrounding internal female migration in India and the need for tailored policy intervention. तो मैंने ऊपर में ये बात कही भी कि किस तरीके से इंटरनल माइग्रेशन को हम लोग को टैकल करना चाहिए, बिकॉज इट शोज द 27% शोज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एज एन टॉपिक. ठीक है. ओके. तो ये फिगर है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दिया है, तो टोटल रूरल प्लस अर्बन और जो माइग्रेशन है. ठीक है. तो माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट 2020-21, तो इट इज़ रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन जून 2022. रिकॉर्डेड 0.7% ऑफ द पॉपुलेशन एज टेम्पररी विजिटर्स ड्यूरिंग जुलाई 2020 to June 2021. Temporary visitors, they are defined as those staying continuously for 15 days or more but less than 6 months after March 2020. तो टेम्पररी विजिटर किसको बोलेंगे? टेम्पररी विजिटर. तो ये वो लोग हैं जो 15 दिन से तो ज़्यादा रह रहे हैं लेकिन लेस देन 6 months. कहाँ पे? वन प्लेस. इनको हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पररी विजिटर एज ऑफ दिस. ठीक है. ओवर 84% ऑफ टेम्पररी विजिटर मूव्ड ड्यू टू पैंडेमिक. ऑल इंडिया माइग्रेशन रेट 28.9% जुलाई 2020 से जून 2021. रूरल माइग्रेशन रेट 26.5%. अर्बन माइग्रेशन रेट 34.9%. अब ये मतलब टोटल माइग्रेशन का इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है जिसमें ऑल इंडिया माइग्रेशन में कितने लोग हुए? 28, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 29%. रूरल में जिसमें 26 थे और अर्बन में 34 थे. फीमेल रिकॉर्डेड अ हायर माइग्रेशन रेट. फीमेल recorded a higher migration, that is of 47.9% compared to male, that is just 10.7%. Female rural migration rate 48%. फीमेल अर्बन माइग्रेशन इज 47.8. मेल का कितना है? 5.9 और अर्बन का कितना है? 22.5 मेल, और फीमेल का कंपैरेटिवली ह्यूज. एंड that is why there is a complete comparison कि क्यों इस पॉलिसीज आना चाहिए अबाउट द फीमेल migration. This report actually highlight those. 86.8% of female migrated for marriage, while 49.6% of male migrated for employment. Okay, तो ये इसका एक क्रूशियल एस्पेक्ट है. PLFS किसको बोलते हैं? तो NSO नेशनल सैम्पल दिस नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स MOSP conducts the PLFS surveys to gauge India's employment and unemployment landscape. ठीक है. Launched in April 2017, the survey focuses on estimating key indicators
like worker population ratio, labor force participation rate, unemployment rate. देख रहे हो आप, यहाँ पे 3 है: वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ये 3 पर इन दिस PLFS का इंपॉर्टेंस रहता है. PLFS प्रोवाइड्स टाइमली इंसाइट्स इनटू द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज. जो हम लोग सुनते हैं ना कि 44% का अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, इतना परसेंट का. सो ऑल आर बेसिकली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट. ओके, थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसीज भी है सर्वे में, थोड़ा उसके बारे में एक बार बात करते हैं. नेशनल सर्वेज लाइक द PLFS primarily capture the primary reasons for migration. Okay, why? With marriage being the dominant cause for women, that is 81% की औरतों की या लड़कियों की शादी हुई, और उसमें से मतलब 100% जो लोग महिलाएं माइग्रेट की, उनमें 81 दैट इज 81% का जो रीज़न था वो था मैरिज, कि उनकी शादी हो गई तो दे माइग्रेटेड टू द हस्बैंड्स प्लेस. The secondary factor influencing migration decisions such as climate shocks and economic distress are often overlooked in this surveys. जो कि we will see in detail कि क्यों ऐसा राइटर बोल रहे हैं. Data on female labor force participation among migrant women is often misrepresented, leading to an incomplete understanding of their employment status. Many migrant women engage in informal employment such as agriculture labor and domestic work, which often goes unreported in official surveys. And that is true. Many of the economists have said that the domestic support that a woman provides, that a lady provides, अगर हम उसको क्वांटिफाई करने लगेंगे GDP में, जो कि हम लोग नहीं करते हैं अभी, तो एक बहुत अच्छा चंक उसका पोर्शन रहेगा. सो दिस इज व्हाट द स्पीकर, दिस राइटर इज हाईलाइटिंग दैट मेनी माइग्रेंट वुमेन एंगेज इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सच एज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक, विच ऑफन गोज अनरिपोर्टेड इन ऑफिशियल सर्वेज. देयर शुड बी अ पैरामीटर. तो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय वुमेन? तो पहला है लिमिटेड एजुकेशनल एक्सेस एंड सोशल नेटवर्क्स. क्या है पहला? लिमिटेड एजुकेशनल एक्सेस एंड सोशल नेटवर्क्स. तो इट क्रिएट्स सिग्निफिकेंट बैरियर्स फॉर वुमेन सीकिंग एंट्री इनटू द फॉर्मल लेबर फोर्स पोस्ट माइग्रेशन. तो उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या सोशल जो नेटवर्किंग है उनकी, उतनी वो सही नहीं है कि आफ्टर द मैरिज दे कैन एंटर इनटू दिस फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत लोग हमारे देश में ऐसे हैं, और कई लोग हैं जिनके घर में ऐसी महिलाएं हैं जो काफ़ी काबिल हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट इनकम. एंड as Karl Marx said that the economy creates the base and the rest are all the superstructure. मतलब कि इकोनॉमी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. थोड़ा मैं अग्री भी करता हूँ उस चीज़ से. सो हियर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर कि चैलेंजेस जो वुमेन को मिलता है, वो सबसे पहले तो उनको पढ़ाई का ही मौका नहीं मिलता है, उनको ऐसा नेटवर्क ही नहीं रहता है कि आफ्टर दैट मैरिज दे कैन डू सच फॉर्मल एक्टिविटीज़ टू अर्न. डिस्पाइट एजुकेशनल इवन levels being comparable between migrant and non-migrant women, migrant women are disproportionately less employed. ठीक है, मतलब जो 80% महिलाएं जो माइग्रेट की, या 100% सॉरी, जो महिलाओं ने माइग्रेट किया, उसमें क्या निकला कि जो नॉन माइग्रेंट हैं, ठीक है, जो माइग्रेट नहीं करती हैं, ठीक है, दे आर मच दे आर मोर एम्प्लॉयड देन दिस माइग्रेंट वुमेन्स. ठीक है, इस बात में इसमें राइटर यही कहना चाह रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए पॉलिसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये पहला चैलेंज है. तो चैलेंज जब आ रहा है तो देयर शुड बी अ सॉल्यूशन एज वेल. व्हाट इज सेकंड? cultural barriers and gender norms.
The cultural norms and perceptions regarding women's role often impede their employment opportunities, with many prioritizing domestic duties over formal employment. These gender norms perpetuate societal expectation, hindering women's participation in the labor force. The third is underreporting of employment status. National surveys often overlook informal or self employment when defining employment, resulting in the underreporting of women labor force participation. This underrepresentation skews data on female employment rate, obscuring the true extent of women economic contribution. दैट्स ट्रू. अगर आप उनको रिपोर्ट ही नहीं कीजिएगा चीज़ों को जो एक्चुअल दैट इज़ ऑन द ग्राउंड, तो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थ्रू दैट मेनी पॉलिसीज आर ड्राइविंग दोज, द पॉलिसीज आर बीइंग ड्रिवन बाय दोज डेटा एंड हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द रिपोर्टिंग शुड बी डन, एटलीस्ट की रिपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन. Female migrants face political marginalization, with their concern and priorities often sidelining in policy making processes. Lack of political representation exacerbates their marginalization, further limiting their ability to advocate for their rights and needs. तो आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कौन बात करेगा आपके बारे में. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में अभी बहुत चर्चा हो रही थी एंड इट इज़ वेरी ट्रू दैट 33, आई मीन फॉर मी 50%, सिंस मेल इज़ 50, फीमेल इज़ 50, so there should be a female this 50% reservation, but I think government has decided to give around 33%, and that is very important. Lack of targeted interventions. The absence of targeted policies exacerbates the challenge faced by female migrants, impeding their socio-economic integration and well-being. The sixth is neglecting policy formulations. Existing policies targeting migrants predominantly focus on male migrants, neglecting the specific challenges confronted by women. The absence of gender-sensitive policies perpetuates the marginalization of female migrants, hindering their socio-economic इंटीग्रेशन. तो ये क्या थे? ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि वुमेन के द्वारा फेस किया जा रहा है, एंड इफ दोज चैलेंजेस आर टैकल्ड, देयर विल बी ग्रोथ इन द वुमेन, इन दैट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वुमेन. और जब लोग बढ़ते हैं तो देश बढ़ता है. नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड हियर? Multiple things are written, I'll just read it down. The government plays a crucial role in shaping labor migration laws and policies to sustain migrant momentum. It must adopt a gender sensitive and right based approach to address the specific needs. Creating the public space, safe public spaces, and enabling infrastructure is vital. Government should ensure protection from violence and harassment, especially from employers or strangers. National surveys should be enhanced to gather comprehensive data on female migrants' socio-economic condition post migration. ठीक है. Learn from the Kerala model. क्या है Kerala model? आवाज स्कीम. ठीक है. Kerala has initiated the आवाज स्कीम, offering free health care and insurance to migrant worker. क्या है? Free health care. ठीक है. The scheme is accessible to all migrant workers employed in the state aged between 18 and 60. मतलब फ्री हेल्थ और इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इससे ना ही मतलब यू आर नॉट ओनली इनेबलिंग द वुमन, यू आर ऑल्सो इनेबलिंग द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस, यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज. आई मीन सब कनेक्टेड है एंड यू हैव टू हैव अ basic understanding of that. Okay, in that, eligible workers can receive free medical treatment valued up to at rupees 15,000 rupees. Additionally, the scheme provides insurance coverage of rupees 2 lakh for accidental death. So ये पूरा का पूरा मॉडल है आवाज स्कीम का, और it is one of the model which can be taken by the central government and can be given to the in their sphere. Targeted policy interventions are necessary to address the unique challenge faced by female migrants.
इंक्रीज्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है. कलेक्टिंग फीमेल स्पेसिफिक डेटा विल इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द हर्डल्स एनकाउंटर्ड बाई वुमन माइग्रेंट्स. ठीक है. और इसमें आवाज़ स्कीम में एक और था कि मेडिकल सर्विसेज आर अवेलेबल एट बोथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार. इनलिस्टेड इन द स्कीम, मतलब आप कहीं जाएंगे, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, आपको ये सुविधा तो मिलेगी ही मिलेगी अगर आप फीमेल माइग्रेंट वर्कर हो. तो एडवोकेटिंग, दिस इज कंक्लूजन बेसिकली. Advocating for gender sensitive approaches and increased political representation to ensure their inclusion and empowerment in the socio-economic landscape. तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक एंड हुआ. लेट्स कम टू दी थर्ड टॉपिक, सर्चिंग फॉर अ शेप ऑफ बजट टू कम. So the relevance of this particular topic is from GS3, that is government budgeting. ठीक है. तो पहले पढ़ लेते हैं व्हाइट इज़ इन द न्यूज़. तो फाइनेंस मिनिस्टर विच इज़ श्रीमती निर्मला सीतारमन जी इज सेट टू रिवील द इंटरिम बजट 2024 ऑन February 1. तो ऑफ कोर्स थोड़ा ये लेट जा रहा है, तो बट उसके रिगार्ड में ये टॉपिक है. मार्किंग द कंक्लूडिंग बजट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेकेंड टर्म एज द लोकसभा इलेक्शन 2024 लूम इन अप्रैल में. इंटरिम से आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कुछ महीनों का बजट है, सिंस इफ़ अ न्यू गवर्नमेंट कम्स इट विल कम अप विद अ न्यू बजट प्लान. ठीक है, इस वजह से some commentators are erroneously conflating the interim budget with a vote on account. Understanding these differences is crucial for accurate interpretation and analysis of fiscal policies and government action. So interim budget versus vote on account. The interim budget provides a comprehensive outline of government finances for a short period until a full budget can be presented by the new government. ठीक है, आप समझ रहे हो इस चीज़ को? Okay. This is interim budget. Conversely, a vote on account is a provision for essential government spending until the full budget is passed, ensuring continuity of governance during the transition period. ठीक है, तो ये मतलब ये कुछ लोगों ने बोला कि टिल द टाइम न्यू गवर्नमेंट कम्स वोट ऑन अकाउंट पे कर लो स्पेंडिंग. तो ये दो चीज़ें थी. थोड़ा लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ वोट ऑन अकाउंट. तो आर्टिकल 116 of the constitution explicitly mentions the concept of vote on account, which allows for temporary government spending when regular procedures cannot be followed due to impending elections. Parliamentary approval is required for expenditure out of the Consolidated Fund, CFI, Consolidated Fund of India, as outlined in the Article 113 and 114. The term vote on account is inaccurately applied in the current context as elections have not yet been formally announced. ठीक है, तो जो भी कमेंट कर रहे थे फॉर्मल अनाउंसमेंट के बाद बजट शायद नहीं आ सकता है, बट हियर द अनाउंसमेंट आर येट पेंडिंग एंड हेंस दिस आर्टिकल सेज कि वो करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं बोल रहे हैं. It cannot include changes in taxes and expenditures due to its temporary nature and caretaker government status. तो interim budget versus constitutional reference क्या है? तो unlike vote on account, the term interim budget is not explicitly, ये आपको important है, defined in the constitution. मतलब interim budget is not explicitly defined in the constitution. The absence of a constitutional reference to interim budget does not diminish its relevance in the fiscal landscape. Interim budgets serve the purpose of providing a framework for government finances until a full budget can be presented by the incoming government. While changes in taxes and expenditure proposals can be made in an interim budget, they are typically not substantial, allowing the new government flexibility in shaping its fiscal policies. So, timing and expectations. The timing constraints may prevent the passage of a finance bill before election results are
known. It is reasonable to wait for the full budget for 24-25, allowing the new government to decide taxation and expenditure proposals that align with its vision for the upcoming term. Sitaraman's interim budget for 2024 has been scrutinized considering the potential continuity in the political composition post-election. Given the likelihood of a similar political landscape, waiting for the full budget for 2024-25 may offer a more comprehensive framework for fiscal planning. So, budget and economic survey. Traditionally, the union budget has been closely linked with the economic survey, a practice mirrored in states' budget and their associated surveys. The economic survey's inception predates constitutional mandate, as evidenced by the John Mathai's budget speech for 1950 to 51. ये उस समय से prominent है. Initially, budget speeches provided extensive economic review alongside budgetary details up till 1958-59. From 1958-59 onwards, a separate economic survey. कब से आ रहा है? ये important है. Survey was introduced, offering more detailed insights into economic development, expanding in size and coverage over the years. पर्पस क्या है इकोनॉमिक सर्वे का? तो कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी, कॉम्प्लीमेंटिंग द बजटरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स इन द बजट स्पीच. इट ऑफर्स इन डेप्थ एनालिसिस, policy perspectives and forecasts, facilitating a deeper understanding of the broader economic context influencing budgetary decisions. Despite the presence of other documents mandated by the FRBM, this Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003, such as Macroeconomic Framework Statement, actually this was a question in UPSC 2020, Fiscal Policy Strategy Statement and Medium Term Fiscal Policy Statement, the economic survey garners more attention. ठीक है? The heightened attention may be attributed to the survey's direct association with the Chief Economic Advisor and their office, overshadowing the significance of the other document. मतलब ये क्यों, मतलब इकोनॉमिक सर्वे का इम्पोर्टेंस क्या है, और FRBM का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस FRBM एक्ट. इट वाज अ क्वेश्चन इन द UPSC 2020. तो इस तरीके से पढ़ाई की जाती है, आई बिलीव. The Chief Economic Advisor role in shaping economic policy and providing expert analysis further amplifies the significance of the economic survey. While other documents play crucial roles in fiscal management, the economic survey stands out due to its detailed economic analysis and its association with the Chief Economic Advisor's expertise and office. The survey's prominence may also be influenced by public perception and media attention, which often focus on CA's view and the survey's insights into economic trends and policy perspectives. So, avoiding individual dependence. While citation for analytical rigor are acceptable in the economic survey, excessive self-quoting by CA may suggest a bias towards personal views, detracting from the survey's objectivity. It is crucial to ensure that survey remains independent of individual whims and fancies, focusing instead of providing a comprehensive analysis of economic issues. तो इकोनॉमिक सर्वे का इवोल्यूशन फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल. तो इन द पास्ट मतलब किस तरीके से होता था? तो ऑब्टेनिंग द इकोनॉमिक सर्वे इन्वॉल्व्ड अ फ्रेंजिड रश to acquire physical copies, as newspaper often published only the initial chapter, while the survey serves as a secondary source of data for those outside the government. Its function as a primary source. With the proliferation of digital sources, including government dashboards and reports, the reliance on economic surveys as a primary data source has diminished. Additionally, the timing of the survey, typically before the budget, means it rarely includes a full year worth of data, reducing its significance as a comprehensive data source. ठीक है? Inertia and resistance to change. Despite these changes, inertia and resistance to change, coupled with the hype surrounding the budget, have prevented the significant alteration in the economic surveys and timing.
John Mathai's suggestion of moving the service to June and July with a brief economic sketch in the budget speech remains wishful thinking due to entrenched practice and expectation. The current status, interim budget, and review of the Indian economy. In lieu of economic survey for the interim budget, a document titled Review of the Indian Economy is provided. This document serves a similar purpose by offering insights into the government's perspective on the economy, challenges, priorities, and potential policies. बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का क्या आज के डेट में रेलेवेंस है, क्यों इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है, क्या उसको डायनेमिक अप्रोच अपनाना होगा जिनसे वो सरवाइव कर सकते हैं. दीज आर ऑल थिंग विच आर लिस्टेड ओवर ईयर. तो आप एक अपना एक एनालिसिस बना सकते हैं कि हाउ डू यू थिंक दैट इकोनॉमिक सर्विस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी. So notably, there has been a coherence between the economic survey and the budget under the Narendra Modi government, especially since 2018. While the recent review may not be a full-fledged survey, it still addresses critical issues in a similar way. तो बेसिकली उनका एक पर्सपेक्टिव था राइटर का, और उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव को बताया है कि किस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे और बजट का एक कोरिलेशन है. हिस्टोरिकल पास से उन्होंने कनेक्ट किया है इस टॉपिक को, एंड यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो विद दैट आई एंड फॉर टुडेज लेक्चर, एंड अ बिग थैंक यू for listening to me. Me K Sharma signing off.